गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने उत्तराखंड की सीरीज़ प्रारंभ की हुई है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक, अगर हम उत्तराखंड की सीरीज़ के बारे में बात करें तो हमने प्राचीन इतिहास से संबंधित चीज़ों का अवलोकन किया है। मेरे चैनल में उत्तराखंड से रिलेटेड 4-5 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें कुड़िंद वंश या हर्ष का जो अल्पकालीन अधिकार था, या कत्यूरी राज्य का, या कहें कार्तिकेयपुर जो राजवंश था, इन सभी की वीडियो टॉपिक वाइज हमने अपलोड कर चुके हैं। जो पीसीएस का सिलेबस है उसके आधार पर हमने इस श्रृंखला को शुरुआत किया है, और हमने उसके उपरांत मध्यकालीन उत्तराखंड, जिसमें कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर वहां पर छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ फाइल। और उसके उपरांत हमने गढ़वाल का परमार राजवंश के बारे में भी अध्ययन किया, और साथ ही दोस्तों जो कुमाऊं का जो चंद राजवंश था उसका भी हमने यहाँ पर संक्षिप्त अध्ययन किया। और अवाचीन उत्तराखंड, जिसे हम आधुनिक उत्तराखंड के बारे में भी बात करें तो जिसके अंतर्गत हमने कुमाऊं तथा गढ़वाल पर जो गोरखा शासन का जो शासन रहा उस पर हमने चर्चा की विस्तारपूर्वक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं। यदि आप यूपीएससी की या कहें लोअर पीसीएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या समीक्षा अधिकारी या अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जो राज्य में कंडक्ट होती हैं, उनके लिए रामबाण है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। टिहरी राज्य का इतिहास अबली गढ़वाल राज्य की पुनर्स्थापना किस प्रकार से हुई, हम इस पर चर्चा करते हैं। इसका जो समय रहा 1815 से 1949 का जो पीरियड है, इस बीच के अंतर क्या हुआ, जो टिहरी राज्य का इतिहास और गढ़वाल राज्य की पुनर्स्थापना के बारे में। देखिए दोस्तों, जो गढ़वाल शासक प्रद्युमन शाह थे, 1786 से 1804 का ये समय रहा, ठीक है। जो इनका जो उत्तराधिकारी था वो सुदर्शन शाह हुआ उसके पश्चात, प्रद्युमन शाह के पश्चात, परंतु गढ़वाल में जो गोरखा शासन उसके पश्चात क्या हो गया था, स्थापित हो चुका था। दोस्तों, ये किस प्रकार से स्थापित हुआ, क्या इसमें रही, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता चुका हूँ। फिर से इसमें थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि भारत में, या कहें भारत के जितने भी दूसरे जो क्षेत्र हैं, तो वो अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे, या अंग्रेज़ों का इसमें कहीं ना कहीं आधिपत्य हो चुका था संपूर्ण भारत में। तो अनेकों प्रकार की क्या हुई, यहाँ पर उथल पुथल प्रारंभ हुई। उसी प्रकार से हम बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ की संस्कृति तथा जीवन में भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं उथल पुथल हमें देखने को मिली। और उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति के जितने भी अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए, या कहें अभिलेखीकरण की बात करें, या दूसरी जितने भी समूचे उत्तराखंड में जितने भी प्रशासनिक सुविधाएं में जो पर्यटन का जो समय रहा, ये ब्रिटिश हुकूमत के आगमन से ये सारी चीज़ें हुई और एक नया युग का प्रारंभ हुआ, जिसे ब्रिटिशकालीन युग जो प्रारंभ हुआ। दोस्तों, जो 1815 से 1849 का जो समय रहा, उसके मध्य में टिहरी राज्य का इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा उसकी तरफ दृष्टिकोण की तरफ जाते हैं। दोस्तों, 1804 में जब गोरखाओं के हाथ से जब ये गढ़वाल नरेश जो थे प्रद्युमन शाह, खुरबड़ा के जो मैदान था देहरादून में, वहाँ पर इनको वीर गति प्राप्त हुई। यहाँ पर गोरखाओं द्वारा पुनः क्या कहें, ये टिहरी राज्य में या गढ़वाल में इन्होंने अपना युद्ध या कहें राज्य स्थापित कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ ये तो विजय हो गए थे। इससे पूर्व जब गोरखाओं ने इस राज्य पर या कहें इस गढ़वाल मंडल पर आक्रमण करने की जो रणनीति सुनियोजित तरीके से सजाई थी,
उस समय क्या हुआ था, जो चीनी सैनिकों के मध्य यहाँ पर इनका टकराव हो गया था, जिसकी वजह से तीन जो चाइनीज सेना थी वो विजय हुई और ये गोरखा जो थे उनको पीछा हटना पड़ा। वो पुनः अल्मोड़ा जो इनकी राजधानी थी, जो इन्होंने जो जीता था, वहाँ पर ये पहुँच गए। उसके पश्चात इन्होंने एक रणनीति के तहत पुनः टिहरी गढ़वाल में या टिहरी राज्य के अंतर्गत इन्होंने हमला प्रारंभ कर दिया। जब ये चीज़ें सब कुछ सुनियोजित ढंग से प्रारंभ हुई दोस्तों, तो उसके समयांतर में हमें जो देखने को मिला, यदि हम बात कहें, जो उनकी जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ी। जब इन्होंने 1804 में जब प्रद्युमन शाह को खुड़बड़ा के मैदान में जब देहरादून के में यहाँ पर इन्होंने हराया और इसे 20 गति को ये प्राप्त हुए और गढ़वाल को इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया। जो प्रद्युमन शाह थे, जो प्रद्युमन शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, ये क्या हुआ, इनके जो दो पुत्र थे, एक पुत्र को तो जो अंग्रेज हुकूमत थे या कहें गढ़वाल की हुकूमत के जो अंतर्गत जिनका आधिपत्य यहाँ पर हो गया था, जो गोरखाओं का, तो गोरखाओं ने क्या करा, उसे अपने साथ ले गए और उसे काठमांडू में बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जो प्रद्युमन शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, वो हरिद्वार में रहकर लगातार क्या करने लगे, स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। जो राज्य इनके द्वारा, जो इनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी, ये अपने रिश्तेदार हरिद्वार में जो राजशाही की वहाँ पर राजघराने पर ये रहने लगे और वहाँ से ही इन्होंने रणनीति बनाई कि भैया मुझे ये राज्य पुनः जीतना है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये रणनीति बनाई। अंग्रेज हुकूमत के सम्मुख से इन्होंने दिल्ली में या कहें उनके सम्मुख से ये प्रस्ताव रखा कि आप यदि गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कर दें तो इसमें आधा हिस्सा आपको सपुर्द कर दिया जाएगा, या कहें जो 5 लाख आपके जो सैनिकों का खर्चा इत्यादि जो आएगा तो उसकी भरपाई मेरे द्वारा की जाएगी। दोस्तों, जो टिहरी रियासत के यदि हम महाराजाओं के बारे में बात करें, जो 6 महाराजा रहे, उनमें जो 55वें नंबर के जो महाराजा थे, जो 55वें जो राजा थे, वो सुदर्शन शाह थे। उनका जो शासनकाल रहा 1815 से 1859 तक के समय इनका रहा। और जो दूसरे नंबर के जो राजा थे, 56वें नंबर के राजा, वो भवानी शाह थे। 59 से 71 तक इनका ये समय रहा। और तीसरे नंबर के जो थे 97वें नंबर के जो राजा थे प्रताप शाह, इनका जो शासन काल रहा 1871 से 1886 का ये पीरियड रहा। इतने समय इनके द्वारा यहाँ पर शासन किया गया गढ़वाल टिहरी रियासत के अंतर्गत। और जो चौथे नंबर के जो शासक रहे वो 58वें नंबर के ये रहे कीर्ति शाह, और 1886 से 1913 का यह समय इनके शासनकाल का रहा। और 59वें नंबर के जो शासक रहे वो नरेंद्र शाह थे। इनका जो समय रहा वो 1913 से 1946 तक का ये समय इनके यहाँ पर टिहरी रियासत के ये महाराजा के रूप में रहे। और छठे नंबर की यदि हम बात करें दोस्तों, वो 60वें नंबर के जो थे मानवेंद्र शाह, जो 1946 से 1949 तक का ये रहा। उसके पश्चात टिहरी राज्य का भारत के अंतर्गत ये विलय हो गया और ये उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के रूप में ये भारत का अभिन्न अंग बना। दोस्तों, हम बात करते हैं महाराजा सुदर्शन शाह की। यदि हम बारे में बात करें, जिनका जो पीरियड रहा 1815 से 1859 का ये समय रहा। यदि मैं बात करूं दोस्तों, गढ़वाल पर जब गोरखा अधिपत्य स्थापित हो गया था, उसके बाद जो ये सुदर्शन शाह थे, जो युवराज के तौर पर क्या हुआ, सुदर्शन शाह कनखल जो ज्वालापुर में हरिद्वार में स्थित है, उस समय जो ये वाला क्षेत्र था दोस्तों, समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला क्षेत्र किसके अधीन था, तो ये ब्रिटिश अधिकृत ये क्षेत्र था, जहाँ पर जो सुदर्शन शाह थे, जो राज परिवार था, वहाँ पर ये रहने लगे और वहाँ पर अपने जीवन के कुछ समय ये रहे। और इस समय जो युवराज जो सुदर्शन शाह की जो आयु थी वो 20 वर्ष की ये थे। और इस समय इनका विवाह आर्थिक संकट के साथ समय में ये हुआ और अति कष्टपूर्ण जीवन इन्होंने यहाँ पर बिताया। दोस्तों, जिस प्रकार से इनके
ऊपर जो पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि एक तरफ इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, दूसरी ओर गोरखाओं ने संपूर्ण गढ़वाल में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और ऐसी दशा हो गई थी इनकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और परंतु इन्होंने क्या करा, इस दशा में भी रहते हुए इन्होंने अपने जो शौर्य और बहादुरी को इन्होंने नहीं छोड़ा और ये संपूर्ण रूप से एक वीर शासक या कहें वीर बहादुर के रूप में ये अपने आप को हमेशा मजबूत इन्होंने किया। जब 11 वर्ष तक ये निरंतर क्या हुए, अपने को ये ढोते हुए राज्य की प्रगति के लिए क्या हुए, प्रयत्न करते रहे। किस प्रकार से ये 11 वर्ष तक जब निरंतर ये अपने आप को सोए हुए, देखिए ये क्या हुए, अपने आप को राज्य के प्रति ऐसा समर्पित कर दिया था कि इनके लिए राज्य से बढ़कर और कोई चीज़ इनके सम्मुख नहीं रही। और क्या हुआ, ये हमेशा प्रयत्नशील रहे और जब इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने सुदर्शन शाह जो थे 1809 से 1811 ईस्वी तक ये बरेली में भी रहे। कभी क्वेश्चन आ जाता है किस समय सुदर्शन शाह बरेली में रहे, कितना पीरियड ये रहे। देखिए 1809 से ये 1811 तक ये वहाँ पर रहे। ये 2 साल ये बरेली में रहे और जहाँ पर इनकी मुलाकात एलंगो इंडियन कैप्टन हियर यंग हैरिसन नामक एक धनी व्यक्ति से इनकी मुलाकात यहाँ हुई। एंगोलियन इंडियन कैप्टन हैरी यंग हैरिसेस नामक एक व्यक्ति, एक जो धनी व्यक्ति था, यहाँ पर इनसे इनकी मुलाकात हुई, जिसकी बरेली में जो जिसकी बरेली रियासत बरेली के पास ये थी, इनकी रियासत थी। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी था, इनके पास ये रहे इनसे। और उसके पश्चात कहा जाता है दोस्तों, जिस प्रकार से मैं ये आपको मेरे जो नोट्स हैं ये आपको यदि चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर छोड़ दें, तो मैं आपको ये वीडियो या कहें ये PDF फाइल अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। दोस्तों कालांतर में क्या हुआ, जो ब्रिटिश लेखक थे A.R. गिल की पुस्तक में, जो इनकी जो कभी आ जाता है कि ब्रिटिश लेखक A.R. गिल की जो पुस्तक का क्या नाम है, वो वैली ऑफ दून में एक सदन पत्र का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैली ऑफ दून किसके द्वारा लिखी गई है, A.R. गिल द्वारा ये लिखी गई है, जिसके अनुसार यदि हम इनके द्वारा जो एक सदन पत्र में जो उल्लेख हुआ है उसके अनुसार हम यदि बात करें तो ये आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। कौन जूझ रहे थे, सुदर्शन शाह जो युवराज थे, और 3005 रुपये, ठीक है 3005 रुपये में ये देहरादून व चंदी परगाने को कैप्टन हैरिसेस को इन्होंने क्या किया, बेच दिया। इनके पास जो कुछ बचा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तो इन्होंने 3005 रुपये में जो देहरादून और जो चंदी परगाने थे इनके पास, कैप्टन हैरिसेस को इन्होंने बेच दिए। और जो इस सदन पत्र की यदि हम बात करें या जो ये संधि पत्र था, जो इनका जो कहें एक तरफ से एफिडेविट जो था, मैं जो सुदर्शन शाह को के जो पूर्वजों के नाम भी इसमें दिए गए हैं, जो ये शब्दों का जो इनके दिए गए हैं वो अशुद्ध हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वजों के नाम थे कहीं ना कहीं वो गलत लिखे गए थे या कहीं उनको अशुद्धि तरीके से लिखे गए। और जो उसके पश्चात दोस्तों हम निरंतर आगे को बढ़ रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण से ये श्रृंखला है, इसको ध्यानपूर्वक मेरे साथ से नोट्स बनाते चलिएगा। जो दून घाटी पर लिखने वाले जो लेखक थे, जो श्री गिल, हमने आपको इससे पूर्व बताया था, जो वैली ऑफ दून के बारे में बताऊं, जो दून घाटी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में वैली ऑफ दून इसे कहा गया है। और जो ये श्री गिल थे ये तथा बेरी इस समय घटना को जो सत्य मानते थे, ठीक है। जबकि जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं डॉक्टर सूरबीर सिंह पवार को इनके
जो इनके द्वारा जो लिखी गई है अविश्वसनीय इसे मानते हैं, इसको झूठा मानते हैं। यह कहते हैं ये एक आडंबर है, यह अविश्वसनीय है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी सत्यता नहीं है, या कहें इसमें कहीं पर भी ऐसी इतिहास से रिलेटेड ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं है। क्योंकि कहीं पर भी आपने देखा होगा दोस्तों, जो विद्वान होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, हमेशा उनके मतभेद हमेशा रहा है, क्योंकि वो अपने बात को सर्वोपरि रखना चाहते हैं। यहाँ पर भी डॉक्टर जो सुरवीर सिंह पवार हैं, इनको भी अविश्वसनीय ये इस चीज़ को मानते हैं। और यदि हम आगे बढ़ें दोस्तों, इसके साथ ही जो कर्नल हुग पीएसए थे कि जो 5 जनरेशन ऑफ एन इलंगो इंडिया नामक जो पुस्तक इनके द्वारा जो लिखी गई थी, ये ब्रिटिश सरकार की इस घटना को ये असत्य मानते हैं और कोरी कल्पनाओं का एक लिपा पुता हुआ ये आवरण इसे मानते हैं। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें दोस्तों, जो सुदर्शन शाह की यदि हम बात करें, इन्हीं की से संबंधित ये चर्चा हो रही है। जो सुदर्शन शाह उद्देश्य प्राप्ति हेतु क्या करे, फतेहगढ़ ये जाते हैं और आलंगन गोरखा युद्ध की घोषणा होने पर, जब ये गोरखाओं के युद्ध होने पर ये युवराज को फतेहगढ़ से देहरादून भेजा जाता है, और ताकि जो गढ़वाली जनता का समर्थन जो ब्रिटिश सेना को मिल रहा था, जो मिल सके, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इससे पूर्व मैंने आपको बता रखा है कि जब ये लोग क्या कर रहे थे, गोरखाओं का जब शासन यहाँ हो गया था गढ़वाल में, तो इनके द्वारा जो ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख से एक संधि पत्र या कहें एक पत्र पर यह हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि आप अपनी सेना के माध्यम से गोरखाओं को इस राज्य से बाहर कर दीजिए। जिसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अक्टूबर 1814 की बात है ये, तो गढ़वाल की जो राज्य की सहायता से इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को वहाँ भेजा और गोरखाओं को वहाँ पर परास्त किया। जब परास्त गोरखा हुए, कहा जाता है कि जो गढ़वाल जो नरेश थे, जो सुदर्शन था उस समय, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो मांग की गई थी कि इस युद्ध में जितना भी व्यय हुआ है, जो निर्धारित जो धनराशि थी, लगभग 5 लाख की जो धनराशि थी, वो सुदर्शन था इन्हें नहीं दे पाए, और उन्होंने समझौते के रूप में जो अलकनंदा और मंदाकिनी थी, इन्होंने संधि पत्र जारी किया था। जो अलकनंदा और मंदाकिनी पूर्वी थी, उसका आधा हिस्सा इन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया। उसके पश्चात क्या हुआ कि गढ़वाल का जो विभाजन में इस राजा का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा तो गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराया जाना था, क्योंकि जिस प्रकार से बर्बरता और क्रूरता या कहें समाज की जो ध्रुवीकरण करने में जो गोरखाओं ने अपना संपूर्ण योगदान दिया, उससे त्रासित होकर जो गढ़वाल के जनमानस थे, उन्होंने इस राजा का किसी भी प्रकार से इसमें हाथ नहीं माना, क्योंकि इनके द्वारा तो गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसी जो ये प्रवास काल का समय के दौरान जो सुदर्शन था शाह को 2 विवाह जो कंजल होते हैं, इनके जो 2 विवाह का कंजल होते हैं, इनके जो 2 विवाह, पहला बगैर जम्बू के जो राजा थे करमचंद्र की पुत्री से इनका विवाह हुआ, और दूसरा जो पहला विवाह तो इनके बगैर जो जम्मू कश्मीर के जो राजा करमचंद्र की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ, और जो दूसरे नंबर का जो इनका विवाह हुआ था सिरमौर HP के राजा जो कर्म प्रकाश की पुत्री से इनका विवाह हुआ। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से शासक रहे जिनका विवाह 2 जनों से हुआ था कंजल। एक तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे करमचंद्र की पुत्री, और सिरमौर के जो राजा थे उनके पुत्री के साथ इनका विवाह वो सुदर्शन शाह थे। और दोस्तों आगे यदि हम बात करें, जो युवराज सुदर्शन शाह जो कंपनी सरकार से राज्य प्राप्ति के लिए इन्होंने सहायता की मांग करी, मैंने आपको बता दिया था इससे पूर्व, क्योंकि कंपनी भी हिमालय में
प्रवेश के अवसर ये खोज रही थी और गोरखाओं के बढ़ते साम्राज्य को ये भी रोकना चाहती थी। देखिए दोस्तों, यदि गोरखाओं का प्रभाव गढ़वाल या कुमाऊं में होता अच्छी तरीके से या प्रबल तरीके से होता, तो कालांतर में हम ये कह सकते हैं कि गढ़वाल जो रियासत थी वो मुक्त नहीं हो सकती थी गोरखाओं से, क्योंकि एक ओर से भारत में जो अधिकांश भाग ब्रिटिश हुकूमत द्वारा स्थापित अपने प्रति अधिकार के अंतर्गत ले लिए थे, और ब्रिटिश सरकार के जो कमिश्नर थे या इनके जो उच्च पदाधिकारी थे, ये भी हिमालय राज्य को अपने अधीन करने के लिए प्रयासरत थे, और ये कहीं ना कहीं ये रास्ता खोजना चाहते थे कि किस प्रकार से हम पर्वतीय राज्यों के अंतर्गत प्रवेश करें। तो यहाँ पर इनके लिए एक आसानी हुई, जो सुदर्शन शाह ने अपने तौर पर इनसे सहायता के लिए एक मांग पत्र कहा कि भैया मांग करी कि ये कंपनी भी इस गोरखाओं को यहाँ से बाहर निकाल दें। तो कंपनी के जो लोग थे, जो कंपनी शासन, यदि हम कंपनी कहें तो इन्हें गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इन्हें अंग्रेज़ों को कंपनी भी कहा जाता है। तो अंग्रेज भी हिमालय में अपने प्रवेश के अवसर ढूंढ रहे थे और गोरखाओं के बढ़ते हुए साम्राज्य को वो भी रोकना चाहती थी। और इसी कारण जब कंपनी ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और यदि मैं बात करूं 1815 में गोरखा यहाँ पर पराजित हुए, और यहाँ पर जिनकी विजय हुई वो कंपनी के लोगों की यहाँ पर विजय हुई, या कहें गोरखाओं की या कहें अंग्रेज़ों की यहाँ पर विजय हुई। और सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों की मदद से सत्ता हासिल कर ली, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पर क्या किया था, इनके सम्मुख से प्रस्ताव रखा था कि भैया हमें एक मांग पत्र रखा और मांग की कि भैया ऐसे जो मैंने इससे पूर्व आपको बता दिया है। अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि भैया जब हम आपके लिए ये युद्ध को लड़ेंगे और जो इस युद्ध में जितना भी व्यय होगा, सैनिकों का खर्चा होगा, ये आप अपने स्तर से दोगे। तो अंग्रेज़ों ने इस युद्ध का हर्जाने के रूप में इनसे 5 लाख रुपए की मांग की, जिसे चुकाने के लिए जो सुदर्शन शाह थे वो पूर्ण रूप से असमर्थ थे। इनके द्वारा इस कर्ज को ये चुका नहीं पाए, और इसकी स्थिति ऐसे पैदा हुई कि दोस्तों, यदि हम बात करें 1815 में कंपनी सरकार ने जो इनके द्वारा जो प्राप्त किया गया था जो क्षेत्र या कहें गढ़वाल को अस्थायी सदन की शर्तों के अनुसार गढ़वाल राज्य का यहाँ पर विभाजन कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, जो मंदाकिनी और अलकनंदा के जो पूर्वी क्षेत्र को अंग्रेज़ों को यहाँ पर देना पड़ा, और जो गढ़वाल का विभाजन यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर जो प्रबंधन शाह को जो माना जाता है, सुदर्शन शाह को, इनको इस विभाजन का कसूरवार नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका इसमें कोई हाथ नहीं था। ठीक है। अब यदि हम इस प्रसंग को देखें दोस्तों, तो इसमें कहना ये उचित नहीं होगा, या ये आवश्यकता होगी कि अंग्रेज़ों ने इस समय क्या हुआ था, जो सुदर्शन शाह को एक तरीके से यहाँ पर धोखा दिया, और उस धोखे के कारण उन्होंने संपूर्ण जो गढ़वाल राज्य को अपने अधीन या कहें स्वतंत्र होने का जो वादा किया था, संपूर्ण गढ़वाल को हम स्वतंत्र कर देंगे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके विरुद्ध इन्होंने उल्टा गढ़वाल को अपने अधीन कर लिया। ठीक है। आप ये देख रहे होंगे, जो ये मैप दिख रहा है आपको, मैंने इससे पूरा कहा, जो गंगा का जो ये क्षेत्र है, जहाँ पर मंदाकिनी, ये पूर्वी क्षेत्र की तरफ जो मंदाकिनी आती है, और अलकनंदा जो ये चीज़ें हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, जो ये संपूर्ण जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ये गढ़वाल के जो शासक थे प्रबंधन शाह के, जो उन्होंने क्या कहा था, इसको अलकनंदा और मंदाकिनी का जो पूरा आधा हिस्सा अंग्रेज़ों के मध्य चला गया, और जो टिहरी रियासत थी, जो भिलंगना नदी से और भागीरथी नदी के मध्य से ये होते हुए जो टिहरी रियासत का जो ये बना, ये गंगा का ये, तो ये इनके अधीन उस समय था। क्योंकि इस समय संपूर्ण रूप से क्या हो गया था, जिस समय गढ़वाल में जब गोरखाओं का शासन मुक्त हो गया था, तो ये प्रद्युम्न शाह यहाँ पर इनके संपूर्ण रूप से इनके अधीन ये हो गया था। तो जब ये हम कहें ये रवाई क्षेत्र के बारे में, या जौनसा क्षेत्र के बारे में कहें, या दून क्षेत्र की बात, तो ये तो प्रद्युम्न शाह के अंतर्गत थे।
और जो ऊपर यदि मैं नागपुर या श्रीनगर या रुद्रप्रयाग या मंदाकिनी या इस जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये संपूर्ण जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है जो मैप में आप देख पा रहे होगे, जो ये क्षेत्र है ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी ये संपूर्ण जो गढ़वाल क्षेत्र था इसे अपने अधीन कर लिया, ठीक है। और जुलाई 1816 में जो G.W. टेल जो कुमाऊं के उस समय असिस्टेंट कमिश्नर थे, इनको बनाया गया, कुमाऊं के अधीन इनको बनाया गया, असिस्टेंट कमिश्नर इनको टेल्स को बनाया गया था। और इनके द्वारा भूमि प्रबंधन के लिए इनको कहा गया, जो इनको कुमाऊं का जब इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया तो अंग्रेज़ों द्वारा, तो अंग्रेज़ों ने इनके एक आदेश दिया कि यहाँ पर भूमि प्रबंधन के लिए आप कार्य करें। और 1816 में ही इनकी जो रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें, जो नागपुर परगने और ब्रिटिश गढ़वाल व टिहरी रियासत की सीमाएं जो निर्धारित कर दी गई थी, क्योंकि ये इसके अंतर्गत टेल पास जो ये थे, जो टेल बनाए गए थे कमिश्नर, इन्होंने जो मैंने आपको ये दिखाया, जो ये मैप दिख रहा है आपको, यदि मैं इस मैप की बात करूं तो इस जो परगना जो मैंने आपको श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, नागपुर, ये गंगा का ये वाला जो क्षेत्र आपको मैं ये दिखा रहा हूं, ये जो कमिश्नर टेल रहे उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इसे रख लिया। और यदि जो टेल रिपोर्ट जो बनी, जो रिपोर्ट के अनुसार 1816 के आधार पर यहाँ पर गढ़वाल का विभाजन कर दिया गया। एक जो इसका जो परगना था, जो नागपुर इसका जो परगना रहा, जहाँ ब्रिटिशगढ़ और टिहरी रियासत दो भागों में विभाजित हुआ। धीरे धीरे कालांतर में हम दोस्तों आगे बढ़े तो कंपनी सरकार ने युद्ध हर्जाने के रूप में जो गढ़वाल शासक जो सुदर्शन शाह थे उनको अलकनंदा घाटी क्षेत्र और पौड़ी और देहरादून, जौनसार, भाबर और रवाई क्षेत्र तथा जो मुख्य रूप से इनके जो पूर्वजों की जो राजधानी रही श्रीनगर को हड़प लिया। आप देख लीजिए, सम टाइम दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है, अंग्रेजी द्वारा हर्जाने के रूप में कौन कौन से गढ़वाल के क्षेत्रों को अपने अधीन इनके द्वारा कर लिया गया, तो आप उसमें ये लिखिएगा, अलकनंदा की घाटी, पौड़ी, देहरादून, जौनसार और बाबर, सवाई के जो क्षेत्र थे, रवाई के क्षेत्र, और मुख्य रूप से इनकी जो पूर्वजों की जो राजधानी जो थी श्रीनगर को भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया या कहें हड़प लिया, ठीक है। अब ये किनके द्वारा हड़पा गया? ये ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इसे हड़प लिया गया, ठीक है दोस्तों। अब हम देखें थोड़ा सा आगे और इसके बढ़ें तो जनवरी 1815 में सुदर्शन शाह को गढ़वाल राज्य का एक छोटा सा भाग ही प्राप्त हुआ। अब देखिए, हम बात करें दोस्तों, जो सुदर्शन शाह थे, यदि वो ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख से ऐसी मांग नहीं रखते या फिर स्वयं ही इस युद्ध को लड़ते और गोरखाओं को यहाँ से पराजित करते, तो संपूर्ण जो टिहरी रियासत है या कहें जो टिहरी गढ़वाल है, ये संपूर्ण इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता। क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके साथ जो विश्वासघात किया, जिस प्रकार का छल किया, तो उसके आधार पर ये देखने को मिला कि इनको टिहरी रियासत का एक छोटा सा भाग इनको प्राप्त हुआ और अधिक से अधिक जो टिहरी रियासत का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन चला गया। जो अधीन गया, मैंने आपको बताया मंदाकिनी की जो घाटी है या अलकनंदा की घाटी का जो क्षेत्र था, या कहें हम पौड़ी का जो ऊपरी जो क्षेत्र है, या देहरादून, जौनसार, दून घाटी या बाबर, रवाई क्षेत्र के ये क्या थे, इनके अधीन हो गए थे। और जनवरी 1815 में जो सुदर्शन शाह का एक छोटा सा हिस्सा गढ़वाल में इनको मिला, जिसकी पुष्टि 4 मार्च 1815 की सदन द्वारा की गई। जिस समय यहाँ पर जो सदन या कहें एक प्रकार की जो समीक्षा या कहें बैठक हुई, तो उसमें इसकी पुष्टि हुई 4 मार्च 1815 को सदन द्वारा, जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा यहाँ पर यह कहा गया कि इस क्षेत्र का जो इतना छोटा सा हिस्सा जो प्रद्युम्न शाह को प्राप्त होगा, और इस सदन के आधार पर ही प्रद्युम्न शाह को टिहरी का राज्य अभिषेक इसमें कराया गया। जो टिहरी रियासत की यदि हम बात करें तो टिहरी रियासत जो बनी
टिहरी रियासत जब बनी दोस्तों, उस समय इनका राज्य अभिषेक कराने के बाद ही ये टिहरी राज्य का जो आधारशिला पड़ी, हम ये कहें उससे पूर्व जो रहा, इसको बनाने में जो इनके पूर्वजों का जो साहस रहा, क्योंकि इनसे जो इनका अधिकार जो क्षेत्र छीन लिया गया था। मैंने इससे पूर्व आपको बताए थे जो इनके जो 6 राजा रहे, उनमें देखिए जो 55वें नंबर के जो शासक के रूप में जिनका शासनकाल रहा, ये 1815 से 1859 तक इनका जो शासन रहा सुदर्शन शाह का रहा, क्योंकि टिहरी रियासत के जो महाराजा बने पहले नंबर के जो 55वें नंबर के ये रहे। अगर हम पूरे टिहरी रियासत को ऊपर से देखें तो ये 56वें नंबर के राजा रहे। इसके पश्चात 5 लोगों ने यहाँ पर और शासन किया, जो 5 जो थे भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह द्वारा, इनके द्वारा भी टिहरी रियासत पर अपना शासन किया गया। जब इनका राज्य अभिषेक हुआ, क्योंकि टिहरी में इनका राज्य अभिषेक किया गया और कंपनी सरकार द्वारा श्रीनगर को हड़पने के बाद सुदर्शन शाह ने जो गढ़वाल राज्य की जो राजधानी थी 28 दिसंबर 1815 को भागीरथी भिलंगना के संगम पर जो टिहरी नगर को वहाँ पर बसा कर स्थानांतरण कर दी गई। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें आपको जो इसका मैप चार्ट था, मैंने आपको मैप चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करी कि एक और तो कंपनी शासन द्वारा भागीरथी भिलंगना या कहें दून क्षेत्र की जो रवाई क्षेत्र या कहें जौनपुर, रवाई, भाबर, जितने भी ये क्षेत्रों को ये हड़प लिया गया था, उसके पश्चात इनके द्वारा श्रीनगर को भी अपने अधीन हड़प लिया गया था, इनको दे दिया गया था। उसके पश्चात जब ये हड़प लिया गया था तो टिहरी को इनकी जो राजधानी थी, जो टिहरी रियासत की जो राजधानी श्रीनगर में इनके जो पूर्वजों ने बनाई थी, तो उसके पश्चात ये जो राजधानी थी वो अंग्रेजों के अधीन चली गई थी। उसके पश्चात जब इनका राज्य अभिषेक हुआ तो प्रबंध शाह ने, जो सुदर्शन शाह थे, उन्होंने 28 दिसंबर 1815 को भागीरथी भिलंगना के संगम पर, देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भागीरथी भिलंगना के नदी तट पर टिहरी नगर को बसाया और वहाँ पर इन्होंने श्रीनगर से वो जो इनकी राजधानी थी वहाँ हस्तांतरण की। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु जो बना दोस्तों, वो बिंदु ये रहा कि सुदर्शन शाह ने कब अपनी राजधानी श्रीनगर से हस्तांतरण करके टिहरी में बनाया। ये 28 दिसंबर 1815 को ये हस्तांतरण हुआ और यहाँ पर टिहरी नगर को यहाँ पर बसाया। अब नोट करने वाली क्या बात है यहाँ पर, देखिए टिहरी नगर के संबंध में यदि हम बात करें तो उसकी जन्म पत्री के आधार पर जो ज्योतिषी थे उस समय ने, उन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इस नगर की आयु अल्प या अत्यधिक अल्प है, जो सटीक साबित हुई। टिहरी नगर की जो राशि सिंह है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए जब सुदर्शन शाह ने इसको राजधानी के रूप में टिहरी को बनाया तो वहाँ के जो उस समय के जो विद्वान रहे, तो उन विद्वानों ने इस राजधानी को लेकर ज्योतिषाचार्यों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, जो ये नगर को बसाया जा रहा है, इस नगर की जो वायु रहेगी वो अल्प रहेगी, ये अत्यधिक समय तक ये राजधानी नहीं रहेगी। और कालांतर में अगर देखें समय के जो फेर रहा, वो ज्योतिषाचार्यों द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो सटीक बैठी थी। टिहरी नगर की जो यदि हम राशि की बात करें तो वो सिंह राशि है, और टिहरी की जन्म पत्री की बात यदि हम कहें, यदि जो जन्म पत्री जो आज भी जो सुरक्षित है, जो डॉक्टर सूरबीर के जो संग्रह में ये उपलब्ध है, जो डॉक्टर सूरबीर सिंह का जो संग्रह है या कहीं जो इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने टिहरी रियासत पर अपनी संपूर्ण ये बुक लिखी है। और ये जो ऊपर जो मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, ये उस चीज़ पर अंग्रेज हुकूमत की उसमें विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि ये बात इनको कहीं ना कहीं पची नहीं। तो टिहरी की जो जन्म पत्री पर जो डॉक्टर सूरबीर सिंह को के संग्रह यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब हम आगे की तरफ
कूच करते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, जो 1817 में जो कंपनी सरकार के दबाव में नेपाल के जो शासक थे, उन्होंने 1804 में जो बंदी हुए प्रबंध शाह के भाई कुंवर प्रीतम शाह को टिहरी जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। मैंने आपको बताया था ना, जिस समय इनकी पिता की जब मृत्यु हुई, उस समय इनके जो भाई थे, सुदर्शन शाह के जो भाई थे, प्रत्युम्बन शाह के जो भाई थे कुंवर प्रीतम शाह को टिहरी जाने की अनुमति यहाँ पर प्रदान की गई। अंग्रेज हुकूमत ने ये इन पे कहा था कि जो बंदी बनाने छोड़िए, और टिहरी जाने की अनुमति प्रदान की गई। इसी के साथ इनको नेपाल से लेकर जो राजेश्वरी यंत्र को भी गढ़वाल शासक को इन्होंने सौंप दिया। दोस्तों, जो गोरखाओं ने जब गढ़वाल पर शासन किया था, उसके पश्चात इन्होंने जो राजेश्वरी यंत्र, जो गढ़वाल शासक का माना जाना प्रतीक या कहें प्रतिबिंब था, तो अंग्रेज गोरखाओं ने या नेपालियों ने इन्हें अपने पास ले गए। जिस समय प्रत्युम्बन शाह के जो भाई जो कुंवर प्रीतम शाह थे, उनको भी साथ ले गए और इस यंत्र राजेश्वरी यंत्र को भी अपने साथ ले गए हैं। और जब अंग्रेजों के कहने पर 1804 में ये बंदी बनाए गए थे प्रद्युम्न शाह को, तो टिहरी लाने की इनकी जो अनुमति दी गई थी 1817 में कंपनी सरकार द्वारा, जब दबाव बनाया गया नेपाल सरकार पर, तो इन्होंने वहाँ पर इसे छोड़ा। और उसके बाद जो राजेश्वरी यंत्र को भी ये गढ़वाल शासक को इन्होंने सुपुर्द कर दिया। और प्रीतम शाह को के टिहरी पहुँचने पर सुदर्शन शाह ने उसे अपने पिता जैसा मान सम्मान दिया, क्योंकि ये उनके चाचा थे। इससे पूर्व जब मैंने आपको ये कहा था, जब गढ़वाल में जब 1804 में जब गोरखाओं के हाथ से जब ये पूर्ण रूप से जो गढ़वाल नरेश थे, उस समय प्रत्युम्न शाह खुड़बड़ा मैदान में जब इनको वीर गति प्राप्त हुई, तो जो इनके भाई थे प्रीतम शाह को नेपाल के जो गोरखा शासक थे, उन्होंने अपने अधीन करके इनको काठमांडू में बंद कर दिया था। और जो इनका जो यंत्र था राजेश्वरी यंत्र को भी अपने साथ ले गए हैं। और इनका जो पुत्र था सुदर्शन शाह का जो पुत्र नहीं प्रतिबंध शाह का जो पुत्र था सुदर्शन शाह, वो भाग कर हरिद्वार भाग गए थे, वो वहीं रहे। जब इन्हें गोरखा शासकों पर जब अंग्रेजी सरकार की हुकूमत द्वारा जब दबाव बनाया गया, तब इनको छोड़ा गया। जब ये इनको ससम्मान से जब इनको लाया गया, उसके पश्चात दोस्तों जो उस समय के जो शासक थे या कहीं राजा थे सुदर्शन शाह ने इनको अपने पिता के समान, अपने पिता के जैसा इनको माना, सम्मान मान इत्यादि दिया। और उनके जीवन के निर्वाह हेतु समुचित व्यवस्था इनके द्वारा की गई कि ये इनको किसी भी प्रकार के आगे इनके जीवन में दुख और कष्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ इनका किया। और 1836 में प्रत्युम्न शाह जो थे, कुंवर प्रीतम शाह जो थे, उनका देहांत तो हो गया। कभी क्वेश्चन आ जाता है कुंवर प्रीतम शाह की मृत्यु कब हुई, इनका निधन कब हुआ। तो इनका जो निधन हुआ 1836 में इनका निधन हुआ। और इनको कब कंपनी शासन के द्वारा दबाव में इनको छोड़ा गया, काठमांडू से कब लाया गया, ये लाया गया 1817 में इनको लाया गया। और सुदर्शन शाह ने अपने पिता का इन्हें दर्जा दिया, सम्मान दिया, इनके जीवन के लिए निरंतर वो प्रयासरत रहे। और 1936 में ये इनका स्वर्गाधीन हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बारे में बात करें तो उससे पूर्व हमें ये जितना हमें अभी तक हमने ये पढ़ लिया उसे संपूर्ण रूप से समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि परीक्षा से इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों 6 फरवरी 1820 को जब ब्रिटिश पर्यटक
सूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा और उसने उस समय के जो राजा वहाँ पर जो निवास कर रहे थे उनके जो छोटे छोटे भवन के रूप में उन्हें देखा। अब मैं आपको यदि स्मरण दिलाऊं, 1820 में जो ब्रिटिश सरकार के पर्यटक के रूप में सूरक्राफ्ट जब टिहरी पहुंचा तो उसने उस समय ये देखा कि जो सुदर्शन शाह जो छोटा सा साम्राज्य लेके बैठे हैं, उनका जो समय में जो राजा का जो निवास स्थान होता है, जो छोटे छोटे महल या भवनों को उनके रूप में इसने देखा। तो जब अस्थायी सदन बैठी 1815 में पर, तो अधिकारी रूप पर या आधारित रूप में यदि हम बात करें तो सुदर्शन शाह को 4 मार्च 1820 ईस्वी को गवर्नर जनरल के ने स्थायी सदन दे दी। अब कहने का मतलब है जो अस्थायी सदन था, क्योंकि इससे पूर्व तो यह अस्थायी सदन था, 1815 पर आधारित ये था। सुदर्शन शाह को 4 मार्च 1820 में गवर्नर जनरल ने स्थायी सदन दी। ठीक है, अब देखिए सदन के जो शर्तें थी वो किस प्रकार से रही। जो सदन की शर्तों के अनुसार कंपनी सरकार ने टिहरी रियासत पर सुदर्शन शाह एवं उनके जो वंशज थे, जो उनके अधिकार को स्वीकार किया। उनके बदले में राजा किसी भी आवश्यकता के समय कंपनी सरकार की मदद करेगा, ये इनके द्वारा शर्तें रखी गई थी। जब यदि अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करना होगा या समस्या होगी, तो उस समय जो ये राजा हैं सुदर्शन शाह ये क्या करेंगे, अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे। इसके बदले में किसी भी आवश्यकता के समय कंपनी सरकार की मदद करेगा। शर्तों के अनुसार यदि हम बात करें, समुचित पालन करने पर कंपनी सरकार ने जो राजा के शत्रुओं को से उनकी रक्षा का भी वचन दिया। देखिए, एक तरफ तो अंग्रेज सरकार ने जो सुदर्शन शाह थे उनसे ये कहा कि यदि जिस समय हमें किसी भी प्रकार की समस्या होगी या हम पे किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा तो आप हमारा साथ दोगे। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सरकार ने भी इन्हें वचन दिया कि आप लोगों को भी या किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो हम भी आप लोगों की सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इससे पूर्व में जितना भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसको रिपीट करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है वो निरंतर चलती रहेगी। अब बात करूँ दोस्तों, इस श्रृंखला की दूसरा भाग मैं जल्दी ही आपके सम्मुख लेके उपस्थित होऊंगा। आप वहाँ से इसको देखें और इसके शॉर्ट नोट्स आप बनाएं। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपने साथियों को भी इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।